और अब बात सीमा हैदर की। एटीएस की पूछताछ का सिलसिला लगातार सीमा हैदर से जारी है। 17-18 जुलाई दोनों दिन सीमा से कई सवाल उसके सामने रखे गए। एटीएस ने अब तक सीमा से करीब 22 सवाल पूछे हैं और ज्यादातर सवालों पर सीमा का एक ही जवाब है कि वो सचिन से प्यार करती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के एसडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का भी यही कहना है कि अभी सीमा से पूछताछ चल रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। सीमा पर सबसे बड़ा खुलासा देश को चौंका देगा। सीमा जासूस है, एटीएस के पास सबूत है। सीमा नहीं सचिन की दीवानी, वो स्पाई पाकिस्तानी। एफआईआर और हलफनामे में सच्चाई, सीमा कैसे भारत आई। इश्क में सीमा पार, कहां से जुड़े हैं तार। सीमा के खिलाफ एफआईआर की ये कॉपी 4 जुलाई 2023 की है, जिसमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का जिक्र है। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक अगले 2-3 दिन में सीमा को अरेस्ट किया जा सकता है। सीमा के पास से अलग अलग नाम के 2 पासपोर्ट, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ वाले डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक टूटा फोन मिला है। क्या सीमा कोड वर्ड में बात करती थी? हिंदू रीति रिवाजों के बारे में कैसे पता है? इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोलती है सीमा? सेना के अधिकारियों को फेसबुक पर रिक्वेस्ट क्यों भेजी? सीमा के पास खुद का एक्टिव फोन था, लेकिन वो पाकिस्तान से सचिन को कॉल किसी अनजान व्यक्ति के हॉटस्पॉट से करती थी। सचिन के पास भी एक टूटा फोन मिला है। 18 जुलाई को लगातार दूसरे दिन यूपी एटीएस सीमा सचिन को अपने साथ कथित सेफ हाउस ले गई, जहां पर दोनों से पूछताछ की गई। यूपी एटीएस को सीमा हैदर के पास से 4 मोबाइल फोन चालू हालत में मिले और एक टूटा फोन बरामद हुआ है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी नंबर वाले फोन का डेटा डिलीट किया गया है। इन तीनों फोन का डेटा रिकवर किया जा रहा है। छानबीन में सामने आया है कि सीमा का भाई और चाचा पाकिस्तानी आर्मी में हैं। आईबी से मिले इनपुट के बाद ही यूपी एटीएस एक्टिव हुई और सीमा सचिन से पूछताछ चल रही है। सीमा हैदर ने 17 जुलाई को एटीएस की पूछताछ में कबूल किया था कि वो सचिन के अलावा दूसरे भारतीय मर्दों के संपर्क में भी थी। सीमा ने इन लोगों से भी पबजी गेम खेलते हुए जान पहचान बनाई। जिन लोगों से सीमा ने संपर्क किया था, ज्यादातर वो दिल्ली एनसीआर के थे। सीमा ने जिन लोगों से पबजी के जरिए बात की थी, उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। सीमा से एटीएस ने 22 सवाल पूछे हैं। माता पिता, जन्म स्थान, जन्म तिथि, परिवार, भाई बहन के बारे में सवाल। डॉक्यूमेंट के हिसाब से उम्र 21 साल क्यों है? असल में उम्र कितनी है? क्या सीमा का भाई पाकिस्तानी सेना में है? क्या रिश्तेदारों में से दूर दूर तक कोई पाकिस्तानी सेना में है? कुल कितने फोन थे? कितने मोबाइल नंबर थे? कितनी बार नंबर बदले? सचिन से बात करने के लिए किन मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया? सीमा ने पाकिस्तान में जमीन बेचने का दावा किया था, वो किस लोकेशन पर थी? जमीन की डील कैसे, किससे और कितने में हुई? सीमा किस मोबाइल से पबजी गेम खेल रही थी? दूसरे नाम से अकाउंट बनाने की वजह क्या थी? सिर्फ 5वीं तक की पढ़ाई करने के बाद भी सीमा टेक्नोलॉजी में इतनी स्मार्ट कैसे? सीमा ने भारत आने के लिए किससे मदद ली थी? भारत में दुबई, नेपाल के जरिए एंट्री का आइडिया किसने दिया? पासपोर्ट, वीजा और दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनाने में किसने मदद की थी? सीमा शारजाह में कितने दिन और किसके पास रुकी थी? किस किस से मुलाकात हुई? नेपाल में कहां रुकी? पाकिस्तान में इस्तेमाल की गई सिम को क्यों तोड़ा? सचिन से बात करने के लिए किस हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया? दूसरे के हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर कॉल क्यों करती थी? क्या बॉर्डर पर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? नेपाल से भारत में एंट्री करने के पहले क्या बोलना है, इसकी जानकारी किसने दी थी? सीमा ने नेपाल से भारत के किस जिले में एंट्री की थी? क्या सीमा सिर्फ सचिन से प्यार के लिए ही भारत आई थी या कोई और कारण है? सीमा ने सचिन के प्यार को इतने जल्दी और आसानी से कैसे मान लिया? अवैध रूप से भारत में घुसने के बाद भी सीमा इतनी सहज कैसे है? सीमा से सवाल चाहे जितने पूछे जा रहे हों, लेकिन ज्यादातर सवालों का जवाब उसका यही है कि वो सचिन से प्यार करती है और इसलिए भारत आई है। यूपी एटीएस सीमा हैदर मामले में जांच करने के लिए एक टीम नेपाल भेज रही है। इसके अलावा एक टीम को दुबई के शारजाह एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से जानकारी लेने के लिए लगाया जाएगा।
सीमा का पाकिस्तान से भारत पहुंचने का रूट दुबई और नेपाल के रास्ते ही था। सीमा और उसके बच्चों के पासपोर्ट पर दुबई और नेपाल का स्टैंप लगा हुआ है। इससे साफ है कि इन पासपोर्ट के जरिए सीमा दुबई और नेपाल के अलावा किसी और देश नहीं गई। एटीएस की लगातार पूछताछ के बाद ये साफ हो रहा है कि सीमा की अब कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में सीमा की मुश्किलें बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ अवनीश जुड़ चुके हैं। इस वक्त तस्वीरों में आपको वो नजर आ रहे हैं। अवनीश, कुल मिलाकर 22 सवाल सीमा के सामने रखे गए। यूपी एटीएस की जांच भी आगे बढ़ रही है। मुमकिन है कि उसको अब गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन क्या है ऐसा यूपी एटीएस के बाद? कौन कौन सी वो संदेह वाली चीजें हैं जो सीमा हैदर को और कटघरे में लाकर खड़ा करती है कि वो जो कुछ भी कह रही है वो या तो झूठ है या फिर वो पूरी तरीके से प्री प्लान्ड है? कि कई सारी चीज़ें हैं। अगर आप एफआईआर जो 4 जुलाई को यूपी पुलिस ने दर्ज की थी नोएडा में, अगर उस एफआईआर को ही देख लें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत साफ तौर पर दिखाई देती हैं, जिसको लेकर के संदेह लगातार एजेंसी को था। और इसीलिए जब प्राथमिक जांच हुई है इस मामले की, तब यूपी पुलिस ने, यानी जो नोएडा पुलिस थी, उसने इस जाँच के लिए रिकमेंड किया शासन को कि इसमें एटीएस को लगाया जाए, क्योंकि 2 देशों का मामला है। बॉर्डर की सिक्योरिटी को जो है उसको ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा किसी साजिश का भी हिस्सा हो सकता है। तो सारी चीज़ें सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से हैंडल होनी चाहिए। इसीलिए उसमें उसके बाद यूपी एटीएस को लगाया गया और यूपी एटीएस ने उसी एफआईआर की जब जांच आगे बढ़ाई, लगातार पिछले 4 दिनों से सीमा और उसके बॉयफ्रेंड सचिन से लगातार पूछताछ चल रही है। अगर आप उस पूरे सिलसिले में देखें, जो पूछताछ के लिए सवाल इस्तेमाल किए गए, चाहे वो कोडवर्ड्स के बारे में हो, जिसमें कहा गया कि फूफी शब्द या फल शब्द का इस्तेमाल, फूफी शब्द का इस्तेमाल किसी क्लाइंट के लिए और फल शब्द का इस्तेमाल जो है वो अमाउंट के लिए जो है वो किया जाता है, कैश के लिए किया जाता है। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के भी क्लैरिफिकेशन मांगा गया। मोबाइल फ़ोन्स को लेकर के कई तरह के संदेह सामने आए। इसमें एक तो ये कि जो मोबाइल फ़ोन अभी मौजूद है सीमा हैदर के पास, उसमें से कोई भी मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में नहीं खरीदा गया है। तो जो EMI नंबर उसके साथ में मिले हैं, उन EMI नंबर को भी लगातार उनकी पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर्स इस्तेमाल किए गए उनके बारे में, मसलन नेपाल के अंदर भी सीमा हैदर ने अपने मोबाइल के नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया, वहाँ हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया, वहाँ के स्थानीय नंबर के, और उसके माध्यम से जो है वो अपनी कॉल्स जो है वो की हैं। तो ये सारी चीज़ें, और कौन कौन से लोग उसके मददगार रहे, होटल कौन सा था नेपाल के अंदर या शारजाह के अंदर, किस तरीके से जो है वो कम्युनिकेशन किस तरीके से हुआ, किन फ़ोन्स के माध्यम से वो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करती थी, लैपटॉप उसके पास था जो वो नहीं कैरी कर रही है। सवाल है जिसकी जांच पड़ताल फिलहाल एटीएस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका इस तमाम जानकारी